तो हेलो गाइस, ये है इकोनॉमी की सेकंड क्लास। आज हम पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। यानी ये होता है कि एक वर्ष के भीतर एक निश्चित सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। यानी कि सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु को हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि टाटा कंपनी 800 कार 800 करोड़ कमा रही है और बाहर में 800 रुपया कमा रही है टाटा की कंपनी। और जो एक विदेश में एक विदेश में जो भारतीय है वो 150 रुपया कमा रहा है। और एक एलजी कंपनी है वो 300 कमा रही है। और तो जीडीपी क्या होगा? देखो, जीडीपी मैंने बताया ना, जीडीपी होता है कि एक निश्चित सीमा के अंदर अंतिम उत्पादित वस्तु एवं सेवा के मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। तो इसमें देश में भारत के अंदर क्या क्या शामिल है? टाटा शामिल है, एलजी शामिल है। तो इन्हीं को हम योग कर देंगे तो ये निकल जाएगा जीडीपी। हम मैन को क्यों क्यों नहीं शामिल करेंगे? क्योंकि ये मैन बाहर जाके कमा रहा है यानी कि विदेश में कमा रहा है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय सकल उत्पाद क्या होता है? कि जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, ये इसमें ये होता है कि जो अंदर उत्पादित वस्तुएं हो रही हैं, मतलब किसी निश्चित सीमा में उत्पादित जो वस्तुएं हो रही हैं, और जो बाहर की जो वस्तुएं हैं जो इसी देश से संबंधित हैं उनको हम जोड़ेंगे। और जो अपने देश में जो बाहरी कंपनियां हैं जो कमा रही हैं उनको घटाएंगे। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है, इसमें केवल भारतीय आय को शामिल किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे हम मानेंगे भारतीय द्वारा विदेश में जो अर्जित आय वो एक्स है और विदेशी द्वारा भारत में जो अर्जित आय है वाई है। तो जीएनपी क्या होगा? यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो वो होगा जीडीपी प्लस एक्स जो है वो भारतीय जो विदेश में जाकर अर्जित आय है, और माइनस वाई, वाई क्या है? वह विदेशी जो भारत में आय अर्जित कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। जैसे राम जो है वो बाहर किसी विदेश में कमा रहा है 150 रुपया। टाटा की कंपनी 800 रुपया कमा रही है और एलजी कंपनी जो कि एक विदेशी कंपनी है वो 300 रुपया कमा रही है। तो जीएनपी क्या निकलेगा? देखो, जीएनपी निकलेगा जीडीपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी हम निकालेंगे, टाटा और एलजी को जोड़ेंगे, 300 और 800 1100 प्लस अब जो भारतीय बाहर कमा रहा है 150 माइनस जो विदेशी कंपनी भारत में आय अर्जित कर रही है -300, तो होगा, इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 950 हमारा जीएनपी निकलेगा। ठीक है, मतलब एक्स माइनस वाई को हम शुद्ध साधन आय कहते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे क्या होता है। देखो, केस फर्स्ट में ये है कि यदि एक्स यदि जो बाहरी यदि जो भारतीय जो बाहर कमा रहा है और जो विदेशी आय अंदर अर्जित कर रहा है, यदि दोनों बराबर अर्जित कर रहे हैं तो वो संतुलित अर्थव्यवस्था होगी। तो यहाँ पे ये होगा, जो हमारा जीएनपी होगा वो जीडीपी के बराबर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें जो भारतीय जो बाहर कमा रहा है विदेशी के मामले में वो अधिक कमा रहा है, तो हमारी जीएनपी लाभ होगी। जीएनपी को लाभ होगा यानी कि भारत को लाभ होगा। तो हमारी जीएनपी जो होगी वो जीडीपी से अधिक होगी। केस थर्ड ये है कि यदि जो बाहरी व्यक्ति कमा रहा है वो विदेशी व्यक्ति से कम कमा रहा है, तो हमारी जो जीडीपी होगी, जो हमारी जीएनपी होगी वो जीडीपी से कम होगी। यहाँ पे हमारा जो जीएनपी होगा वो कम होगा। ठीक है, केस 4 ये कर रहा है कि ना तो इसमें ना तो विदेशी यहाँ आके कमा रहा है और ना हमारी जो भारतीय वो बाहर आके कमा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स भी जीरो हो जाएगा और वाई भी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे जीएनपी जो होगा वो जीडीपी के बराबर होगा, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, अगर हम जीडीपी और जीएनपी का अंतर देखें तो जीएनपी हम बताएं ना, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है,
तो जीडीपी क्या होती है, मतलब जीडीपी और माइनस जीएनपी, देखो जीडीपी माइनस जीएनपी, जीएनपी क्या होता है, तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, तो जीडीपी से जीडीपी कट जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस वाई। ये एक्स माइनस वाई जो होता है ना, ये हमारा शुद्ध साधन आय होता है, मतलब नेट नेट मतलब नेट आय होता है हमारा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है, जो मतलब जब जीएनपी में से मशीनों की टूट फूट या घिसावट पर जो हुए खर्च को हम लोग घटा देते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है। जैसे एक फार्मूले के जरिए हम देखें, जैसे टाटा कमा रही है, देखो टाटा जो कमा रही है इसका जो फार्मूला होता है एन एन पी इक्वल टू जी एन पी माइनस डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। देखो टाटा कमा रही है 800 और एलजी कमा रहा है 300 रुपये और जीडीपी क्या है 1100, ठीक। वहीं अगर जीएनपी की बात करें और राम जो बाहर कमा रहा है 150 रुपया और जीएनपी की बात करें तो 950 है। तो एनएनपी जो होगा, अगर मूल्यह्रास दिया है, मूल्यह्रास कितना दिया है 50, तो एनएनपी होगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो जीएनपी कितना है 950 और मूल्यह्रास कितना है 50, तो हमारा जो एनएनपी निकलेगा यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा 900 रुपया, ठीक। यहाँ पे देखो जीएनपी और एनएनपी का अंतर पूछा है, देखो जीएनपी माइनस एनएनपी, जीएनपी माइनस एनएनपी, तो जीएनपी माइनस ब्रैकेट में जीएनपी माइनस टी, तो यहाँ पे जीएनपी जीएनपी कट जाएगा, बचेगा मूल्यह्रास यानी कि डी, यानी कि जो जीएनपी और एनएनपी का जो अंतर होता है वो हमेशा मूल्यह्रास होता है, ठीक। नोट यहाँ पे है कि एनएनपी जीएनपी से हमेशा कम होता है क्योंकि इसमें पूंजी ह्रास को घटाया जाता है, ठीक है। मतलब किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आय होता है, किसी देश की प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम जीडीपी होता है। मतलब देश के जीवन स्तर को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आय और देश की प्रगति को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जीडीपी होता है। मूल्य के आधार पर भारत को जीडीपी मूल्य के आधार पर भारत की जो जीडीपी है वो है 6ठे स्थान पर, प्रथम स्थान पर है अमेरिका। तो गाइस यहाँ पे कुछ सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे जो मूल्य के आधार पर जो भारत की जो जीडीपी है वो चौथे स्थान पर है, ठीक है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है और चौथे स्थान पर भारत है, ठीक। अच्छा किसको पीछे किया है, तो जापान को पीछे किया है। किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर निर्भर करती है। कोई भी वस्तु अपने फैक्टर कॉस्ट पर ही बनी रहती है। जैसे हम बात करें जो प्राइस होता है यानी कि फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है, जो एमआरपी होती है ना वो फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी कि जीडीपी जो होती है वो मार्केट प्राइस पर देखने की बात करें तो जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस पर ही निकलता है, मतलब जो प्राइस हमें मिलता है उसमें सरकार द्वारा टैक्स जोड़कर महंगा कर दिया जाता है या सब्सिडी जोड़कर सस्ता कर दिया जाता है। मतलब जीडीपी मार्केट प्राइस बात करें तो मतलब जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो वास्तव में जीडीपी की गणना फैक्टर कॉस्ट पर ही होनी चाहिए क्योंकि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एमपी मतलब मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। मतलब हम जो जीडीपी निकालते हैं वो एक्चुअल में वो नॉमिनल जीडीपी ना होकर रियल जीडीपी होती है जो कि किसी ना किसी बेस पर जो किसी ना किसी बेस ईयर पर निर्भर करती है। जो भारत की जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से अधिक होती है क्योंकि सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है और सब्सिडी घटा देती है, ठीक है। मतलब अगर कुछ अंतर की बात करें तो इसमें परिभाषा के अंतर की बात करें जीडीपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की, तो जीडीपी मार्केट प्राइस में बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक है,
और इसमें ये होता है कि उत्पादन की कुल लागत क्या है और प्लस लाभ। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर को मतलब जीडीपी मार्केट प्राइस में जोड़ा जाता है, और मतलब अप्रत्यक्ष कर को जीडीपी मार्केट प्राइस में जोड़ा जाता है और फैक्टर कॉस्ट में घटाया जाता है। और सरकारी सब्सिडी इसमें मतलब मार्केट प्राइस में मतलब जीडीपी मार्केट प्राइस में घटाई जाती है और मतलब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में जोड़ी जाती है। उपयोग उपयोग की बात करें तो जो जीडीपी मार्केट प्राइस है अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल्य मापने के लिए, ठीक, अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल्य मापने के लिए। वहीं फैक्टर कॉस्ट की जो उपयोग है वो मतलब उत्पादकों की आय मापने के लिए होती है, ठीक है, उत्पादकों की आय मापने के लिए। समझ गए। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? इसमें उत्पादित वस्तु का मूल्य चालू वर्ष के मूल्य पर निकलता है। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों यानी कि चालू कीमतों पर की जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और नॉमिनल जीडीपी हमेशा अधिक होती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति भी जुड़ी होती है। नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन वैल्यू नहीं देख पाते हैं। नॉमिनल जीडीपी उस साल के प्राइस पर निकलती है जिस साल की जीडीपी हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम अगर माने, जैसे 2011 में है, पर पेंसिल की जो कीमत है वो 5 रुपये है और प्रोडक्शन 20 हो रही है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगी? उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी होगी हमारी 100। वहीं 2012 में 6 और प्रोडक्शन हो रही है 19, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी 114 हो जाएगी। 2020 में 7 है और प्रोडक्शन क्या है 18, तो नॉमिनल जीडीपी 126। 2021 में 10 है पेंसिल मतलब पेंसिल का मूल्य, और प्रोडक्शन कितना है 15, नॉमिनल जीडीपी होगी 150 रुपये। 2022 में है 15 और प्रोडक्शन क्या है 14, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगी 210 रुपया, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी हमें मतलब इसमें हम प्रोडक्शन वैल्यू को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसमें मतलब महंगाई इसमें प्रभावित होती है, मतलब ये हमेशा चालू वर्ष पर ही निकलता है, चालू मूल्य के कीमत पर ही निकलता है। नॉमिनल जीडीपी में भारत अभी भी 5वें स्थान पर है। रियल जीडीपी क्या होती है? जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना एक कुछ आधार वर्ष के मूल्य यानी कि स्थिर कीमतों पर की जाती है तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। इसके आंकड़े मतलब विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की सही एवं अधिक वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। जब रियल जीडीपी तेज़ी से बढ़ती है तो रोजगार और निवास के अवसर भी बढ़ते हैं। जब हम रियल जीडीपी को निकालते हैं तो प्राइस हम आधार वर्ष का लेते हैं और प्रोडक्शन चालू वर्ष का लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भारत सरकार जो जीडीपी निकालने के लिए बेस मतलब रियल जीडीपी निकालने के लिए बेस ईयर जो मानी है वो है 2011-12, लेकिन आगे चलकर 2022-23 हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर जीडीपी इन्फ्लेटर की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 होती है, ठीक है। जीडीपी इन्फ्लेटर डिफ्लेटर की बात करें तो ये महंगाई को मापने हेतु इस्तेमाल करने वाली सूचकांक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर एक एग्जांपल है, अगर हम बात करें पेंसिल मतलब यहाँ पे ईयर की बात करें और ये पर पेंसिल का प्राइस कितना है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। 2011 में 5 रुपये की 20 पेंसिलें को उत्पादन हुआ तो नॉमिनल जीडीपी 100 रुपये होगा और रियल जीडीपी 100 रुपये होगा। वहीं देखो यहाँ पे हम नॉमिनल जीडीपी तो निकाल लेंगे उनके चालू कीमतों पर, लेकिन रियल जीडीपी में ये होता है कि हम एक आधार मानेंगे, ठीक है। मान लिए हम आधार जो माने हैं 11, तो उसका जो पर पेंसिल का जो मूल्य है वह 5 रुपया, तो हम प्राइस 5 रुपया रखेंगे लेकिन जो प्रोडक्शन है उनको वैसे ही रखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके हम रियल जीडीपी निकालेंगे। तो यहाँ से एक नोट निकलेगा, तो रियल जीडीपी का जो वास्तविक आर्थिक वृद्धि मतलब रियल जीडीपी वास्तविक आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो महंगाई को प्रभावित करती है। अब महंगाई के कारण ही नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि रियल जीडीपी से अधिक होती है, ठीक है।
जो भूटान के जो नरेश हैं जिंगमे सिंगियान वांगचुक ने 1972 में जीडीपी के स्थान पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की घोषणा की थी। आगे है क्रय शक्ति सामर्थ्य यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। यह देशों के बीच वस्तु और सेवा की कीमत में मौजूद अंतर होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके पैसे में कितनी शक्ति है किसी वस्तु को खरीदने की अधिक से अधिक। ठीक है, मतलब किसी देश की जो अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जाता है इसे पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितना अंतर है या कितना समानता या मौजूद है। परचेजिंग पावर पैरिटी द्वारा मुद्रा विनिमय दर को तय किया जाता है। मतलब पीपी के आधार पर ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान और दूसरे स्थान पर मतलब प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत का जो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ना वो अमेरिका के परचेजिंग पावर पैरिटी के 17 गुना का अंतर है। ठीक है। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि जीडीपी में योगदान देखें तो सबसे अधिक योगदान तो तृतीय क्षेत्र का है जीडीपी में, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का और फिर प्राथमिक क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का कितना है 54 से 57%। वहीं दूसरी मतलब द्वितीय क्षेत्र का है 24 से 27% और प्राथमिक क्षेत्र का है 18 से 22%। वहीं अगर भारत में रोजगार का योगदान देखें तो सर्वाधिक है प्राथमिक क्षेत्र जो कि 44 से 45% और दूसरे स्थान पर है द्वितीय क्षेत्र 24 से 25% और तीसरा है तृतीय क्षेत्र 30 से 31% तक। ठीक है, तो ये थी हमारे सकल घरेलू उत्पाद तो चैप्टर 2 यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए थैंक यू।